हम लोग मॉडर्न इंडिया में आज करते हैं रोल ऑफ द प्रेस। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा इशू है कि प्रेस का रोल क्या था मॉडर्न इंडिया। लेट्स स्टार्ट इशू रोल ऑफ द प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। जो भारत में आंदोलन हुआ, जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उस राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका क्या थी। The role of the press in Indian national movement is one of very important topic as far as the Indian national movement is concerned. So let's start the role of press in Indian national movement. बड़ा ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। रोल ऑफ प्रेस इन नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट में प्रेस का रोल क्या था। हम प्रेस के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। जेम्स ऑगस्टस हिकी James Augustus Hickey was the pioneer of the Indian journalism। पहला सवाल इसका क्या हो गया कि जो हमारा प्रेस है, प्रेस के पायनियर कौन थे, इंडियन जर्नलिज्म के पायनियर कौन थे। व्हाट आंसर? जेम्स ऑगस्टस हिकी। वीकली पेपर बंगाल बजट। दूसरा, वीकली पेपर बंगाल गजट। वीकली पेपर बंगाल गजट which was established in 1780। 1780 में यह इस्टेब्लिश किया गया। जेम्स ऑगस्टस हिकी was the pioneer of Indian journalism। Weekly paper the Bengal Gazette which established in 1780। राजा राम मोहन राय commenced publication of his weekly शब्द कौमुदी। मैंने पढ़ाया था आपको शब्द कौमुदी, मैंने आपको पढ़ाया था ये जब मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रहा था। तो शब्द कौमुदी किसने स्थापना की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय commenced पब्लिकेशन ऑफ हिज वीकली। कब था ये? वीकली था, साप्ताहिक वीकली था शब्द कौमुदी। इन 1821 तब किया इन्होंने 1821 में। शब्द कौमुदी कब स्टार्ट हुआ? 1821 में। इन 1851 इस सब मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। 1851 राष्ट्रगोप्तर 1851 राष्ट्रगोप्तर ये क्या था? गुजराती फोर्टनाइटली था। इट वॉज पब्लिश फ्रॉम बॉम्बे अंडर द एडिटरशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी। अब आप क्या याद करोगे? किस आदमी ने कौन से प्रेस को आरंभ किया? दादा भाई नौरोजी का था। राष्ट्रगोप्तर ईयर 1851 फोर्टनाइटली कहां था? बॉम्बे। हिंदू पैट्रियाट हिंदू पैट्रियाट हिंदू पैट्रियाट हिंदू पैट्रियाट पब्लिश फ्रॉम कोलकाता अंडर द एडिटरशिप ऑफ हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी। Hindu Patriot under the leadership of the Harish Chandra Mukherjee, one of the greatest Indian journalists of the 19th century। The Indian National, अगर हम Indian National Congress के स्ट्रक्चर को देखें तो Indian National Congress was not the only channel through which the stream of nationalism flowed। इंडियन नेशनल कांग्रेस एकमात्र वह चैनल नहीं था जहां से राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रवाह हुआ। प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंसेस, प्रोविंशियल एंड लोकल एसोसिएशंस
and nationalist newspapers. They were the other prominent organs of the growing nationalist movement. राष्ट्रीय आंदोलन के विस्तार में जो प्रांतीय सभाएं थी, जो प्रांतीय संगठन थे, वह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे थे. द प्रेस इन पार्टिकुलर, विशेष रूप से प्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर था. प्रेस इन पार्टिकुलर वाज ए पावरफुल फैक्टर इन डेवलपिंग द नेशनलिस्ट ओपिनियन एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट. मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स ऑफ द पीरियड, उस समय के ज्यादातर न्यूज़पेपर थे, were not carried on as a business venture, but consciously started as organ of nationalist activity. सचेतन रूप से एक राष्ट्रीय कार्यविधि कार्यकलाप के रूप में आरंभ किए गए. The introduction of the printing press made this dissemination of the ideas and their transmission and learning less expensive and more immersive. जो प्रिंटिंग प्रेस का जो इंट्रोडक्शन हुआ, इसने आइडियाज को डिसेमिनेट करने में एक सहूलियत प्रदान की. Despite numerous restrictions imposed by the British Empire, the rapid growth of English and vernacular newspapers created a strong public opinion against the excess and inequality of colonial administration and played a significant role in mustering patriotism and developing nationalism. ब्रिटिश शासन की तमाम बाध्यताओं के बावजूद अंग्रेजी भाषा और देशी भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया राष्ट्रवाद के विकास. इंडियन न्यूज़पेपर began to find their feet in 1870s. 1870 के दशक में इंडियन न्यूज़पेपर अपने आधार को तलाशने लगे. They become highly critical of Lord Lytton's. आप लिटन और रिपन का राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में क्या योगदान है, इसको आप अलग से आंसर लिखिए और इसका आंसर किया हुआ है. तो जो लॉर्ड लिटन के जो कार्यकलाप थे, दे बिकेम हाईली क्रिटिकल ऑफ लॉर्ड लिटन एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली इट्स इनह्यूमन अप्रोच टुवर्ड्स द विक्टिम्स ऑफ द फैमिन ऑफ 1876-77. मैंने कल के अपने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि उस समय रेवेन्यू कितना बढ़ गया. डिस्पाइट देयर वाज फैमिन, अकाल के होने के बावजूद भी ब्रिटिश प्रशासन ने पूरे राजस्व की वसूली की. As a result, the government decided to make a sudden strike at the Indian language newspapers since they reach beyond middle class leadership. अब एक सवाल क्या हो गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर आक्रमण क्यों किया गया? वह मिडिल क्लास से नीचे वह अपनी जमीन तलाश कर चुके थे. The Vernacular Press Act of 1871 directed only against Indian language newspapers. It was conceived इसको एक बहुत ही ग्रेट सीक्रेसी में, बहुत ही गुप्त रूप से इस अधिनियम को लाया गया. इस अधिनियम को एक सिंगल सिटिंग में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की एक सिंगल सिटिंग में पास कर दिया गया. The act provided for the confiscation of the printing press, paper and other materials of a newspaper if government believed that it was publishing seditious materials and had flouted an official warning. सरकार उनके प्रिंटिंग प्रेस के कागजात, प्रिंटिंग प्रेस के उपकरणों को जब्त कर सकती थी अगर उसको यह विश्वास हो जाए कि यह देश विरोधी मटेरियल को पब्लिश कर रहे हैं और ऑफिशियल वार्निंग, ऑफिशियल जो आधिकारिक चेतावनी है उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया. The act was particularly aimed at अमृत बाजार पत्रिका.
वर्नाकुलर प्रेसेप इस पत्रिका पर तय कर रहा था। अमृत बाजार पत्रिका के लिए यह मूल रूप से निकाला गया। इसके संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। This patrika was came out at time in both Bengali and English, but after the act was passed, overnight the editor had converted it into an English newspaper. सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो पहले भारतीय थे जो एक पत्रकार के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए जेल चले गए। But the man who is most frequently associated with the struggle for the freedom of press during their nationalist movement is Bal Gangadhar Tilak. He was tried for sedition 3 times by the British government. 1897 उनको 3 बार सेडिशन के आरोप में ट्राई। 1897, 1906, 1916 3 बार उनको सेडिशन किया है। 3 बार उनके साथ मुकदमा चलाया गया। इन 1897 1897 में he was sentenced for 18 months। 1897 में उनको 18 महीने के लिए सजा दी गई। क्यों दिया गया? कि ब्रिटिश राज के खिलाफ उन्होंने दुर्भावना का प्रचार किया। इन 1916 1916 में he was acquitted of sedition charges after being accused of writing lectures on self-rule in 1881 along with G.G. Agarkar, and he founded the newspaper Kesari Marathi and Maratha English। इन्होंने एक लेक्चर राइट किया और सेल्फ रूल में 1881 में। इन्होंने जीजी आगरकर के साथ युद्ध चलाया, केसरी मराठी एंड मराठा इंग्लिश। In 1888, he took over the 2 papers and used their columns to spread discontent against British rule। ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक डिस्कंटेंट लगातार प्रकाश हो रहे थे। In 1893, he started शिवाजी फेस्टिवल। उन्होंने 1893 में शिवाजी फेस्टिवल आरंभ किया। शिवाजी उत्सव का आरंभ उन्होंने 1893 में किया। उन्होंने क्यों आरंभ किया? To stimulate nationalism among young Maharashtrians, to stimulate nationalism in young Maharashtrians। तो शिवाजी उत्सव को क्यों आरंभ किया गया? To stimulate the nationalism among the young Maharashtrians। In the same year, in 1893, he organized all Maharashtra campaign for boycott of clothes। इसी साल he organized in Maharashtra boycott of clothes। उन्होंने कपड़ों के विदेशी कपड़ों के उन्होंने बहिष्कार का आरंभ किया। In protest against the imposition of excise duty on cotton पर excise duty impose करने के खिलाफ। He was perhaps the first among the national leaders to grasp the important role that the lower middle classes, peasant, artisans, and workers could play in the national movement, and therefore he saw the necessity of bringing them into the Congress fold। कि पहले आदमी को उन्होंने देखा कि सब लोगों को एक साथ लाना होगा, इसलिए उन्होंने सबको कांग्रेस के अंदर लाने की कोशिश की। तिलक को अरेस्ट किया गया 27 जुलाई 1857। He was arrested in 27 जुलाई 1896। 1857 में इनको अरेस्ट किया गया और उन्होंने को जस्टिस स्ट्रेटजी, जस्टिस, ये सब सवाल आए हैं, आ सकते हैं। जस्टिस स्ट्रेटजी के सामने
इनको पेश किया गया और एक जूरी थी जिसमें 6 यूरोपियंस थे और 3 इंडियंस थे। 6 यूरोपियंस एंड 3 इंडियंस, इनके सामने इनको पेश किया गया। ये चार्ज क्यों लगाया गया? उन्होंने केसरी में उन्होंने आर्टिकल लिखा। केसरी में उन्होंने आर्टिकल लिखा। वो आर्टिकल क्या था कि जो शिवाजी का जो पोएम टाइटल शिवाजी utterances read out by young men at the Shivaji festival and on speech. Tilak had delivered the festival in defense of Shivaji killing of Afzal Khan. जो शिवाजी का ने अफजल खान की किलिंग की थी, उसके पक्ष में स्पीच के तौर पर यह ट्राई किया गया। तो ये कहा, यह प्रिज्यूम किया गया कि अफजल खान को विदेशी शासक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो जूरी ने वर्डिक्ट दिया 6 यूरोपियन ने उनको सेंटेंस की बात कही, इंडियंस ने इनको छोड़ने की बात कही, लेकिन मेजॉरिटी से उनके ऊपर आरोप सिद्ध माना गया और एक बारबरस सेंटेंस हुआ 18 महीने का। और जब उस समय, यह कब किया गया? उस समय तिलक लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। उस समय तिलक लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। जब तिलक के ऊपर यह आरोप लगाया गया, उस समय तिलक लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के। साइमल्टेनियसली इसी समय several other editors of Bombay presidencies were tried and given similar harsh sentences. In Amravati Congress of 1897 की अमरावती कांग्रेस में आप देखिए ऐसा अध्यक्ष कौन था, हम चैट तरीके लिखे। 1897 के अमरावती कांग्रेस में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक बड़ा टचिंग रिमार्क किया तिलक के लिए। कहा कि सारा नेशन तिलक के जेल जाने से रो रहा है, आंसुओं से भर गया। इन 1898 1898 में द गवर्नमेंट अमेंडेड सेक्शन 124 सरकार ने 124 सेक्शन को अमेंड कर दिया एंड एडेड a new section of 153A in the penal code. एक पेनल कोड में नया सेक्शन 153A ऐड कर दिया। इसको ऐड करने से क्या फर्क आ गया? इसको ऐड करने से उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया। Anyone to attempt to bring into contempt the government of India or to create hatred among different classes, that is vis-a-vis with the Englishmen. भारत में अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी पर उन पर आपराधिक मुकदमा कायम होगा, यह इस अमेंडमेंट के द्वारा डाल दिया गया। इसके बाद 1858 में जब ये अमेंडमेंट आता है सेक्शन 124 में, एक नेशनल वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट led to a new wave of the repression in the country. The people once again felt angry and frustrated. फिर आदमियों के अंदर निराशा आने लग गई। The frustration led the youth of Bengal to take the path of individualism. तो 1898 के इसके बाद, इस घटना के बाद बंगाल के जो युवक थे उनमें फ्रस्ट्रेशन आ गया, निराशा आ गई और वह एक व्यक्तिगत आतंकवाद की ओर बढ़ने लग गए। They started taking the path of individualism. Tilak wrote a series of articles on the arrival of the bomb on the Indian sea. He condemned the use of violence and individual killing, but simultaneously he held that the government is responsible for suppressing criticism and dissent and urge the people for greater freedom. लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने बात कहनी शुरू की। Once again on 24 June 198, 24 June 198, चौबीस जून 1908 को एक बार फिर पुनः on 24 June 198, Tilak was arrested and tried
on the charge of sedition for having published articles. जो आर्टिकल उन्होंने बॉन्ड की थ्योरी पर लिखा, जो उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया, उसके लिए उनको फिर से ट्राई किया गया, फिर उनको करना चलाया गया। ड्यूरिंग ट्रायल तिलक पोस्ट बेसिक क्वेश्चन, अपने ट्रायल के समय, मुकदमे के समय कुछ आधारभूत प्रश्नों को तिलक ने प्रस्तुत किया। Do you really intend as a guardian of liberty of the press to allow as much liberty here in India as it is enjoyed by the people of India? क्या आप एक स्वतंत्रता के गार्जियन के रूप में, अभिभावक के रूप में भारत की प्रेस को वही स्वतंत्रता देने को तैयार हैं जो स्वतंत्रता ब्रिटिश नागरिकों को ब्रिटिश में प्राप्त है? Once again, the jury returned a verdict. The jury has given a verdict of guilty, and Tilak replied that there are higher powers that rule the destiny of men and nation. The public reaction was massive. Newspapers proclaimed that they would defend the freedom of press by following the Tilak's example. ये क्या हो गया? यह एक सवाल है मेरे ख्याल में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस की भूमिका। तो 1824 में प्रेस पर अंकुश लगाने, अगर देखें तो प्रेस पर अंकुश लगाने का काम 1824 से स्टार्ट हुआ। 1824 में प्रेस पर अंकुश लगाने वाले एक कानून के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन दिया। हो गया पहला। समराइज करते 1870 से 1918, 1817 to 1918 तक का समय वह था जब चेतना और जागरूकता की लहर फैलनी शुरू हो गई थी, लेकिन सामूहिक भागीदारी वाले राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह नहीं उभर सका था। इस समय 1870 to 1918 एक चेतना का प्रसार, एक नेशनल कॉन्शियसनेस ऑफ कमिंग, बट a movement having the mass participation. Was not in the existence. इस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनाई गई, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने ज्यादातर कामकाज के लिए प्रेस पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत ज्यादा प्रसार नहीं हुआ था। तो राजनीतिक कार्यक्रम को चलाने के लिए उस समय तक कांग्रेस के पास, शुरुआती दौर में कांग्रेस को अपने राजनीतिक कार्यक्रम को चलाने के लिए प्रेस पर निर्भर होना पड़ता था। Why? Because the Congress was not having a strong organizational structure. जो कांग्रेस के सारे प्रस्ताव की कार्रवाई थी वो जनता के बीच पहुंचती थी वाया प्रेस। प्रेस अखबार के द्वारा जनता के मन पहुंचा करती थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसमें 1/3 लोग पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, 1/3 व्यक्ति उसमें पत्रकार हुआ करते थे। तो प्रेस, तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो संघर्ष का आरंभिक दौर था, इसमें कई लीडर अखबारों में समाचार पत्रों ने जन्म लिया। जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादन द हिंदू, आप लिखिए जी सुब्रमण्यम अय्यर हिंदू, स्वदेश मित्रम, बाल गंगाधर तिलक केसरी मराठा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली, शिशिर कुमार मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक, एन सेन इंडियन मिरर, दादा भाई नौरोजी हिंदुस्तानी एडवोकेट ऑफ इंडिया, और पंजाब में द ट्रिब्यून अखबार आम, बंगाल में इंद्र प्रकाश, बंग निवासी,
और साधारण, ये सारे अखबार अस्तित्व में आए। जब आप इस सवाल को हल करिएगा, आप इनको लिखिएगा कि कौन कौन से, आप एक जरूर समझाने की कोशिश करिएगा कि आरंभिक दौर में कैसे कांग्रेस प्रेस पर निर्भर थी। अब जब वो कैसे होता था, अखबार सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के बीच नहीं रह गया। इट वॉज नॉट ओनली confined with the people who are educated. In every village, every town, the person who is literate and able to read the paper used to read, and people assemble and listen it. जो पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना हो रही थी, लाइब्रेरी की स्थापना हो रही थी, और लाइब्रेरी को चाहिए उन्हें छोटा सा कमरा चाहिए होता था, एक स्टूल और एक कुर्सी और मेज चाहिए होता था। वहां पर पेपर आता था, लोग आपस में पेपर पढ़ते थे और पेपर के बारे में, जो पेपर में समाचार था उस पर विचार करते थे। उस समय के अखबार अखबार लोगों को सिर्फ राजनीतिक रूप से शिक्षित नहीं कर रहे थे, बल्कि वह उन्हें सामूहिक भागीदारी भी सिखा रहे थे। They not only teaching the people the political consciousness, but they were teaching the political participation. जो अखबार में छपी घटनाएं होती थी, वह लोगों को उत्साहित करती थी और लोग आपस में जुड़ते थे। तो जैसा मैंने पहले कहा, उस समय प्रेस कोई कॉमर्शियल वेंचर नहीं हुआ करता था। उस समय का प्रेस एक एक समाज सेवा की भावना से प्रसारित होता था। तो समाज सेवा में से जुड़े लोग अखबार को अपनी हैसियत से चंदा देते थे। तो पत्रकारिता में आम तौर पर वही लोग आते थे जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते थे और हर तरह के त्याग को तैयार होते थे। उस समय बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं हुआ करती थी प्रेस को चलाने के लिए। अगर देखें तो अमृत बाजार पत्रिका का जो प्रकाशन आरंभ हुआ था, तो सिर्फ मात्र 32 पे करते हुए थे। और 1879 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली का पुनर्प्रकाशन का अधिकार खरीदा था सिर्फ 10 रुपए में, और प्रेस को पूरे बैठाने में 1600 रुपए का खर्च आया था। तो जो 1870 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए में जो धारा 124 में जोड़ा, जिसके तहत भारत में विधि द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रतिरोध की भावना बरसाने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद से लेकर आजीवन देश निकाला तक की सजा का प्रावधान था। The addition of Article 1, Section 124A in Indian Penal Code in 1870, which has given a rigorous punishment to the Indian people for showing the disloyalty to the government of India at that time. बाद में इसके और प्रावधान जोड़े गए। तो क्या किया, भारतीयों ने 124 ए की इस धारा से बचने का एक नया रास्ता निकाल दिया। उन्होंने नया रास्ता क्या क्या निकाला? उन्होंने साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ जो ब्रिटिश में अखबार छपते थे, उन अखबारों के मटेरियल को अपने अपने प्रेस में छाप देते थे। इसका समस्या क्या होती थी, अगर यहाँ पर इस प्रेस के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो आपको उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी। Who was the original writer of this article? और इनकी इस कारण से इन पर एक्शन लेना आसान नहीं रह गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का भारतीय भाषाओं का कार्य कठिन था। लेकिन उस कठिन कार्य के बीच भी they were searching the way how to spread the nationalism into India. उन्होंने एक ऐसी शैली में लिखना शुरू किया कि ब्रिटिश कानून की पकड़ में ना सके। 1870 में भारतीय प्रेस ने 1870 के दशक में मजबूती से पैर जमाना आरंभ कर दिया। In 1870s they started establishing themselves. लॉर्ड लिटन के प्रशासन को उन्होंने फुल तरह आलोचना की। खास मैंने पहले बताया 1876 और 77 के पहले पे उन्होंने बहुत अपोज किया।
अकाल पीड़ित 1878 का वर्ना प्रेस एक्ट, यह कानून भारतीय भाषाओं के अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए था। ये अखबार जो भारतीय भाषा के थे, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ माहौल बना रहे थे। इस कानून में प्रावधान क्या था? इस कानून का प्रावधान था, अगर सरकार समझती है कि कोई अखबार राजद्रोहात्मक सामग्री छाप रहा है या उसने सरकारी सेवा का उल्लंघन किया है, तो सरकार उस अखबार, उसके प्रेस को जब्त कर सकती है। देयर इज seditious material, if the government is thinking that there is seditious material or the press has not listened the warning issued, then government may take appropriate action. इसको लेकर भारतीय ने विरोध किया और कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सार्वजनिक जनसभा हुई और किसी मुद्दे पर यह सबसे बड़ी जनसभा थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले वह व्यक्ति थे जिनको जेल जाना पड़ा पत्रकारिता के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कभी कभी आ सकता है, वह कौन सा मत। अब हम जो तिलक और सामान्य अंग्रेजी में उसको हिंदी कर देते हैं, तिलक और राजद्रोह। आजादी की लड़ाई में प्रेस की आजादी को सवाल को लेकर सबसे बड़ा संघर्ष किसने किया? तिलक ने किया। तिलक ने 1856 में तिलक का जन्म किया, 1856 में तिलक का जन्म हुआ और तिलक स्नातक उपाधि को प्राप्त करने के बाद उन्होंने सारा जीवन देश को दे दिया। जीजी आगरकर के साथ 1881 में, इसको रिपीट कर रहा हूँ, 1881 मराठा, जीजी आगरकर के साथ 1881 मराठा, 1881 केसरी, 1881 केसरी। केसरी किस भाषा में था? ये मराठी भाषा था। 1881 केसरी जीजी आगरकर के साथ, 1881 मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी में मराठा, और अंग्रेजी में मराठा। मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी, इंग्लिश मराठा। मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी में मराठा का प्रकाशन शुरू किया 1888, 1888 1888 में इन्होंने इन दोनों अखबारों का संपादन संभाला और इसके द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता में जागरूकता पर पैदा करना आरंभ कर दिया। 1893 1893 में राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने और अद्भुत काम करना आरंभ किया। इसके लिए गणेश उत्सव जो बड़ा फेमस गणेश उत्सव है, 1893 में इन्होंने राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए आरंभ किया। 1896 शिवाजी जयंती, 1896। अब देखिए, ये आप सब याद रखिएगा क्रोनोलॉजी से ही। शिवाजी जयंती 1896 शिवाजी जयंती मना का उन्होंने समारोह शुरू किया और इसी साल कपड़े पर लगे उत्पाद शुल्क के विरोध में सारे महाराष्ट्र में विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन चलाया। शायद वो पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने जनता की ताकत को समझा और स्वीकार किया। अपने इसी लक्ष्य की प्राप्ति में 1896-97 में पूना साधु सभा के युवा कार्यकर्ताओं की मदद से महाराष्ट्र में कोई टैक्स नहीं, नो टैक्स कैंपेन चलाया। अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा तय की संहिता को मराठी प्रतिवाद छपवा कर उन्होंने लोगों के बीच उठवाया। 1897 पूना में प्लेग फैल गया। सरकार ने घर घर तलाशी दी ताकि रोगियों को बाकी लोगों से अलग ले जाकर अस्पताल में रखा जा सका। प्लेग के कारण कई नेता पूना छोड़कर चले गए, लेकिन तिलक नहीं गए।
उन्होंने प्लेग से निपटने की सरकारी कोशिशों का समर्थन किया। सपोर्टेड द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कॉम्बैट द प्लेग। लेकिन प्लेग पीड़ितों के प्रति सरकारी अफसरों की जो कार्रवाई थी, जो उनका एक हृदयहीन रवैया था, उसको उन्होंने तक आलोचना की। 22 जून 1898 को 27 जून 1898 चापेरकर बंधुओं, चापेरकर ब्रदर्स, 27 जून 1898 को चापेरकर ब्रदर्स ने पूना के प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आरएस की हत्या की। रैंड और आरएस जो पूना प्लेग कमेटी के अध्यक्ष थे, पूना प्लेग कमेटी, लैंड एंड आरएस, उनकी उन्होंने हत्या की। वो सरकार के प्रति जन आक्रोश उभर रहा था और 1894 में यह और बढ़ने, जब सरकार की लेवी, जब सरकार की कर और मुद्रा नीति और अकाल नीति, सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी, सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी और सरकार की फैमिली पॉलिसी, इनके खिलाफ लोगों में असंतोष रखने लगा। और भारतीय समाचार पत्रों में द इंडियन न्यूज़पेपर हैड स्टार्टेड गिविंग वॉइस टू दीस डिसेंट ऑफ द पीपल। और माहौल ऐसा बनने लगा कि राष्ट्रवादी नेताओं का रुझान संघर्ष की ओर बढ़ने लगा और तिलक एक नेतृत्व रूप में सामने आने लगे। और तिलक को 124A के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि कहा गया और सरकार के प्रति नफरत फैला रहे थे। 27 जुलाई 1897 को तिलक गिरफ्तार किए गए और न्यायाधीश स्टेट जी की अदालत में मुकदमा देर हो रहा है। ये आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका पर आपका एक छोटा सा लेक्चर। हम एक पार्ट और करते हैं, रोल ऑफ आर्ट एंड कल्चर। What is the role of art and culture in national movement? In the field of art and literature, various activities has been done which became an important vehicle for furtherance of national feelings. Hindu Mela 1867, Hindu Mela, Hindu Mela in 1867, quoted by several Bengali intellectuals with the aim of spreading spreading the national ideas and promoting indigenous arts and crafts. पहला सवाल क्या हो गया? Why the Hindu Mela has been initiated? बंकिम चंद्र चटर्जी wrote the आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा। क्यों लिखा? To expose ब्रिटिश टायरनीज, ब्रिटिश आतंक को एक्सपोज करने के लिए। नील दर्पण written by दीनबंधु मित्र to expose the atrocity by the indigo planters, नील के खेती करने वाले मालिकों के आतंक और अन्याय को जनता के सम्मुख लाने के लिए दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा। हिंदी ऑथर भारतेंदु हरिश्चंद्र put forward a plea for the use of Swadeshi thing, a clear trend of patriotism, देशभक्ति की एक स्पष्ट विचारधारा इन लिटरेचर हैज बीन सीन। जो हमारा साहित्य था उसमें देशभक्ति की विचारधारा साफ दिखाई दी। विद्यासागर डेवलप्ड बंगाली प्रोज। Bengal in 1860s and 70s produced a large number of patriotic poems and songs which are showing the plight of the country and at times indirectly referring to the decline of the handicraft। जो उस समय
पैट्रियोटिक पोएम लिखे गए, वो भारत की दुर्दशा को पूरी तरह से प्रस्तुत कर रहे थे। मेनी ऑफ दीज, जिसमें बहुत से लिखे गए, मेनी ऑफ दीज रिटन फॉर द हिंदू मेला ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम some years from 1867 by Navagopal Mitra with the backing of Tagore family. तो हिंदू मेला किसका कौन ऑर्गेनाइज करता था? नवगोपाल मित्र। द न्यूली एस्टैब्लिश्ड थिएटर was even more directly anti-British. From Deen Bandhu Mitra, exposure of indigo planters in Deal Weapon 1860s, down to certain place in 1870, which led directly to Lytton Dramatic Performance Act 1876. इन जो जो नाटक आ रहे थे कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ, उसको देखते हुए लिटन ने 1876 में ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट पास कर दिया। The greatest single influence was Bankim Chandra Chatterjee with his historic novel Climax by Anand Bhatt with his Bande Mataram hymn, जिसमें बंदे मातरम गाया गया। Through essays as well as अपने निबंध और उपन्यासों के द्वारा बंकिम चंद्र sought to evoke a new interest in the history of the country और नेशनलिज्म ऑल ओवर इंडिया में पहले लग गया। It is interesting how that 1880s and 90s we saw Hindu revivalism in Bengal. ये आगे चलकर कहीं न कहीं हमारी धर्मनिरपेक्षता पर कुछ थोड़ा से कुठारा खाते लगा। The theater was now dominated by the गिरीश चंद्र घोष। थिएटर डोमिनेट कर रहा था गिरीश चंद्र घोष के सेंटिमेंटल डोमेस्टिक ड्रामास ऑफ प्ले के द्वारा, जिसकी थीम क्या थी? पुराणिक थी, पुराणों की थीम थी। There are certain factors which aroused the feelings of the people, and it was immediate factor for rise of nationalism. Number one, the expedition in the second war against Afghanistan, which was financed out of the Indian revenue and which proved very highly expensive. तो जो अफगान वॉर का जो एक इशू था, वो हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही विपरीत प्रभाव डाल रहा था और भारतीयों के सेंटीमेंट को बढ़ा। दूसरा, रिवोकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज on British textile exports to benefit the British textile industry at the cost of nascent Indian textile industry. जो import duty को हटाया गया, जो ब्रिटिश टेक्सटाइल को सपोर्ट कर रहा था, हमारी नेसेंट इंडस्ट्री को समाप्त कर रहा था, इससे लोगों में संतोष हो रहा। तीसरा, द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878, it is an attempt to disarm Indian people. चौथा, Press Act 1878, imposing restriction on the newspapers of vernacular language. Lowering of age of civil services from age 21 to 19. A massive agitation under the aegis of Indian Association was organized by Srinivas Banerjee and Lal Mohan Ghosh. The magnificent Darbar organized by Lord Lytton in 1877 at Delhi to proclaim the assumption of imperial title by Queen Victoria. It was synchronized with the terrible family India. जिस समय एक भव्य दरबार 1877 में ऑर्गेनाइज किया गया विक्टोरिया के द्वारा इंपीरियल टाइटल को प्रोक्लेम करने के लिए, उसी समय देश में एक भयंकर आकाश पड़ा हुआ था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883. This bill concerned the right of Indian judges and magistrates to try Europeans. इसके खिलाफ जो ब्रिटिश ने संघर्ष किया, इसको वापस कराया, इसने इंडियन को यूनाइटेड होने के लिए कन्विंस किया। The making of India into nation was to be a prolonged historical process.
The Congress leadership has realized that the diversity of India was such that and special efforts need to be taken to unite the whole country together. In an effort to reach all regions, it was decided to rotate the Congress session among different parts of the country. The president was to belong to a region other than where the Congress session was being held. To reach out to followers of all religion and to remove the fears of minorities, a rule was made in 1888. 1888 में एक नियम बनाया गया. No resolution was to be passed to which an overwhelming majority of Hindus or Muslim delegates objected. In 1889, a minority clause was adopted in the resolution demanding reform of legislative council. According to this clause, wherever Parsis, Christians, Muslims, or Hindus were in minority, their number elected to the councils would not be less than their proportion in the population. The reason given by the mover of the resolution was that India was not yet a homogeneous country, and political methods here had therefore to differ from those in Europe. The national leaders were determined to build a secular nation. The Congress itself was a democratic and secular. The second major objective of the early Congress was to create a common political platform. एक दूसरा महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था कांग्रेस का, एक common political platform create करना, around which political workers in different parts of the country could gather and conduct their political activities, educating and mobilizing people on all India basis. एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष संस्था कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि एक ऐसा कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए जिस पर लोग इकट्ठा हो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज करें और लोगों को मोबिलाइज करें, लोगों को एजुकेट करें. This was to be accomplished by taking up those grievances and fighting for those rights which Indian had in common in relation to the rulers. यह तभी हो सकता था जब उन मुद्दों को सामने रखा जाए जो सब व्यक्तियों का सामान्य मुद्दा है. For the same reason, Congress was not a question on social reform. इसलिए कांग्रेस ने सोशल रिफॉर्म के किसी क्वेश्चन को नहीं उठाया. The proceeding of Congress session were conducted democratically. जो कांग्रेस सेशन की प्रक्रिया थी, कार्रवाई थी, वह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती थी. Issues being decided to debate. वाद विवाद विमर्श के द्वारा इश्यूज पर निर्णय होते थे. जरूरत पड़ने पर वोटिंग होती थी. The early national leaders made maintenance of civil liberties and their extension as integral part of national movement. व्यक्ति की स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण भाग थी. They fought against every infringement of freedom of press and speeches. freedom of press और speech पर वह पूरी कोशिश कर रहे थे. Important leaders who became the Congress president on initial stage. 1885, 1850, W.C. बनर्जी, बॉम्बे. ये पहला चीज, W.C. बनर्जी, बॉम्बे. इसमें कितने थे? 78 डेलीगेट्स. ये क्या थे? ये बंगाली. 1886, दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता. ये क्या थी? पारसी. ये आपको उत्तर लिखने में हेल्प करेगा आपके, और आप उसको करें लाइक. इस समय कौन थे?
इसमें कितने थे, इसमें 436 डेलीगेट्स आए। इस सेशन में 436 डेलीगेट आए। इन दिस सेशन मर्जर ऑफ नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन कांग्रेस, इसी सेशन में जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो इंडियन कॉन्फ्रेंस थी वह कांग्रेस में मर्ज हो गई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो 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 नेशनल नेशनल सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वह इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गई। 1887 बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास, ये क्या थे, मुस्लिम। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास, इन्होंने मुस्लिम पार्टिसिपेशन का काम किया। 1888 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल इलाहाबाद। जॉर्ज यूल क्या थे, जॉर्ज यूल विदेशी थे, इंग्लिश थे। इसी में रेजोल्यूशन वाज पास दैट एनी प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड if it is was opposed by the bulk of any committee. 1889 1889 बॉम्बे, विलियम विडेनबर्ग, बॉम्बे, विलियम विडेनबर्ग, विलियम विडेनबर्ग। इसमें अपील किया गया कि मुस्लिम को वर्क फॉर कॉमन बेनिफिट ऑफ ऑल, और ये माइनॉरिटी क्लॉज इसी में अडॉप्ट किया गया इन द रेजोल्यूशन डिमांडिंग रिफॉर्म इन स्टेट काउंसिल अकॉर्डिंग टू द क्लास, अकॉर्डिंग टू जो इसमें प्रस्ताव दिया गया। जहां भी पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू माइनॉरिटी है उनके नंबर के आधार पर लोगों को इलेक्ट किया जाएगा। 1890 कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता, ये बॉम्बे के बहुत बड़े नेता थे। 1890 कलकत्ता, फिरोज शाह, ये क्या थे, गुजराती, गुजराती प्रेसिडेंट हुआ, गुजराती प्रेसिडेंट फिरोज शाह मेहता। कादम्बरी, इसी सेशन में कादम्बरी गांगुली ने जो फर्स्ट ग्रेजुएट थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, उसने कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया। द अर्लीस्ट नेशनलिस्ट बिलीव दैट a direct struggle for political emancipation of the country was not yet on the agenda of history. What was on the agenda was the arousal of the national feelings, consolidation of this feeling, the bringing of a large number of Indian people in the domain of national politics. Therefore, इसलिए from late 1818 onward, the rise of the Congress means that collaboration at higher levels would have to be sought mainly to successive those of district council reforms. इसलिए अगर आप देखें शुरुआती दौर में कांग्रेस का जो मुख्य संघर्ष था वह लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिफॉर्म में था। और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 enlarged the non-official element of the constitution, उसमें उन्होंने उस पर इंक्रीज किया। तो अगर आप 1892 का आप इंडियन काउंसिल एक्ट देखें तो उन्होंने enlarge कर दिया नॉन ऑफिशियल एलिमेंट को। 10 out of 16 members in the Imperial Council, so not considering election explicitly, but could be elected indirectly through municipal committee, municipal committees, district boards, but the official majority remained. लेकिन official majority बनी रही। It means that it did empower the Indian authorities to consult local bodies, universities, senates, chamber of commerce, and landlord associations in nominating the members. जो एक काउंसिल बनाई गई 1892 एक्ट में, इसने ऑब्टेन किया राइट टू डिस्कस द बजट एंड पुट क्वेश्चंस, लेकिन अमेंडमेंट मूव करने की पावर नहीं थी, बजट पर वोट देने की पावर नहीं थी, सप्लीमेंट्री सवाल पूछने की पावर नहीं थी। The reformed Imperial Council
met during its tenure till 1909 on average for only 13 days here, and the number of official Indian members present was only 5 out of 34. ये आपके राष्ट्रीय आंदोलन के कांग्रेस की स्थापना तक की बात थी। इसके आगे का हम लेक्चर, इसका आगे का हम प्रश्न अगले सवाल में, हमने आपको समझाने की कोशिश की कि प्रेस की भूमिका क्या थी और अर्ली कांग्रेस किस तरह काम करती। थैंक यू।